सामान्य जन चेतना मंच की ओर से होने वाले इस कार्यक्रम में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि हिंदू के नाते भाजपा को समर्थन देने वाले सवर्णों को आज भाजपा क्यों किनारे लगा रही है। और इसीलिए थंबनेल में हमने शीर्षक लगाया है कि भाजपा ने सवर्णों को ऐसे दिया धोखा, मुसलमानों से भिड़ा कर बहुजनों के सामने परोसा। साथियों, इस देश में दो तरह की राजनीति चलती है, एक धर्म की, एक जाति की। धर्म वाली राजनीति के नेता कहते हैं 80 और 20, यानी 20% को निशाने पर रखते हैं और 80% की राजनीति करते हैं। लेकिन इस राजनीति करने में 20% यानी मुसलमानों से 80% को खतरा बताते हैं और खतरे से बचाने के लिए कहते हैं कि सरकार में आना जरूरी है। एक सरकार बन जाती है, कहते हैं दोनों सरकार, तीनों सरकार, ट्रिपल इंजन लगाओ। तो केंद्र की सरकार, तो राज्य की सरकार, तो नगर निगम वाली सरकार, तो ग्राम पंचायत की सरकार, सारी सरकार चाहिए, तब जाके 20% से 80% को सुरक्षा मिलेगी। 20% से 80% को खतरा बताने वाले हिंदू की राजनीति, हिंदूवाद की राजनीति करते हैं। यह राजनीति का एक धड़ा है जो इस समय अपने सफलता के चरमोत्कर्ष पर है। और चरमोत्कर्ष का मतलब है कि हिंदुत्व के नाम पर 20 बनाम 80 करके, जो 80% का दावा करके समर्थन पाकर सरकार बनाई गई है, उस सरकार को बनवाने में सबसे ज्यादा अगर कोई एक वर्ग सहयोगी रहा है तो वह सवर्ण समुदाय रहा है, यानी हिंदू समाज का अनारक्षित वर्ग। क्योंकि इसके पास कोई अपना दूसरा विकल्प नहीं है। उसकी अपनी दूसरी पार्टी जो पहली थी कांग्रेस, उसको सबसे ज्यादा गाली अगर कोई देता है, उस पर सबसे ज्यादा फूहड़ कमेंट कोई करता है, तो यही सवर्ण समाज के लोग करते हैं। हां, यह अलग बात है कि उस समय जो सवर्ण कांग्रेसी नेता थे वही सब भाजपा में आ गए। हां, नहीं, दूल्हा बदला है, बाराती वही है, बाराती वही है। लेकिन सवर्ण समाज में जो आम लोग हैं वो सोचते हैं कि पूरी की पूरी बारात ही बदल गई है। तो खैर, तो भाजपा की राजनीति हिंदूवाद पर चलती है, जो 20 बनाम 80 की राजनीति करती है, जो कहती है कि 20% की वजह से 80% असुरक्षित हैं, जो 20% से 80% को असुरक्षित बताती है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर 20% से 80% असुरक्षित था, उसके लिए डबल सरकार चाहिए, तो जो एक दूसरा नारा है वर्तमान राजनीति में जाति वाला, वह राजनीति का नारा 15 बनाम 85 का है। नहीं, यहां भी 85 केवल धोखा है नहीं कहीं, लेकिन नारा तो 15 बनाम 85 का है। तो आप बताइए साथियों कि एक में सवर्ण समुदाय, जो भाजपा की राजनीति है, उसमें सवर्ण समुदाय 80% के घेरे में रहता, 80%। ध्यान से समझिएगा इस बात को। भाजपा की राजनीति जब 80% वाली चलती है, हिंदू मुस्लिम वाली चलती है, तो उसमें सवर्ण समुदाय जो है वो 80% वाले घेरे में है। यह है बीजेपी की राजनीति। बीजेपी में चलता है 80 वर्सेस 20। यहां सवर्ण यहां खड़ा है और खतरा दिखाया जाता है मुसलमानों से। 20% से 80% को बचाने के लिए बीजेपी राजनीति करती है, हिंदुत्व की राजनीति करती है। बहुत अच्छी बात है, राजनीति की करनी ही चाहिए, ठीक ही करते होंगे, हम क्यों कह दें कि खराब करते होंगे। अब एक दूसरी राजनीति चलती है, वो राजनीति चलती है एंटी बीजेपी, अपोजिशन की, अदर्स। ये कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स चलती है और ये पॉलिटिक्स होती है 85 बनाम 15 की। जनगणना नहीं हुई है, सवर्ण समुदाय 15% है कि उससे भी कम है कि उससे भी ज्यादा है,
मैं इस पर अभी नहीं जा रहा हूं, जो नारा जो स्लोगन है अभी मैं उस पर जा रहा हूं। तो इस स्लोगन के मुताबिक, और हां एक बात और बता दें कि अपोजिशन की सारी बातों को भाजपा खारिज करती है। अपोजिशन की सारी बातों को भाजपा खारिज करती है, लेकिन जब ये कहते हैं कि सवर्ण 15% है, ब्राह्मण 3% है, तो उस पर चुप्पी साध लेती है। उस पर कोई भाजपाई नेता नहीं कहता कि नहीं ये 3% नहीं है, ये 15% नहीं है, ये तो सब मिलाकर के 35%, 40% है। हिमाचल प्रदेश में 55% है, उत्तराखंड में 51% है, महाराष्ट्र में अगर मराठों के साथ अनारक्षित वर्ग को जोड़ा जाए 51% है। भाजपाई नेता ये बात कभी नहीं करते, कभी नहीं करते। क्यों नहीं करते बताता हूं आज। तो यहां 85 बनाम 15 की राजनीति चलती है, और ये कहते हैं, ये डराते नहीं हैं, ये डराते हैं, ये डर की राजनीति कराते हैं। ये कहते हैं इस 20 से बच जाओ, नहीं तो खतरा है, नहीं तो देश बदल जाएगा। ये कहते हैं कि इनसे डरो मत। देखिए जरा, इनके राजनीति में मुसलमानों से हिंदुओं को डराया जाता है और फिर कहा जाता है एक साथ हो जाओ। और इनकी जो आदर्श की राजनीति है, जो कास्ट बेस्ड राजनीति है, उसमें 85 को 15 के खिलाफ भड़काया जाता है। यह है सब, इनके हिसाब से 15% है, मेरे हिसाब से नहीं। मैं अपनी कोई बात नहीं कर रहा हूं। भाजपा जो नैरेटिव 80-20 का देती है, योगी जी कहे हैं, मोदी जी 80-20 कहे हैं, तो हम उन्हीं के मुंह के आंकड़ों को ले आ रहे हैं। 15-85 का नारा सारे जातिवादी नेता लगाते हैं, तो इनके मुंह का यहां ला देते हैं। अंतर जरा समझिए कि ये 20% से डर दिखाते हैं। होगा डर, डर का कारण होगा, सच मानता हूं मैं, सच होगा। ये कहते हैं कि इस 20% से बचो, डरो, नहीं तो ये खा जाएंगे, बचो बचो। तो बचने के लिए क्या चाहिए? सरकार अपनी बनाओ, तो हमको वोट दो, हम ही बचाएंगे। तो जो सबसे ज्यादा डरा होगा, सुरक्षा की जरूरत तो उसको है। जो सबसे ज्यादा खतरे में होगा, सुरक्षा की जरूरत उसको है। तो खतरे में कौन है? जिसके खिलाफ लोग धावा बोल रहे होंगे। तो किसके खिलाफ ज्यादा लोग धावा बोल रहे हैं? जरा इस चित्र को देखिए। जो एंटी बीजेपी राजनीति करने वाला धड़ा है, जितनी पार्टियां हैं, और अब उसमें कांग्रेस भी आ रही है, तो आदर्श के साथ हम यहां कांग्रेस को भी जोड़ रहे हैं। कांग्रेस प्लस आदर्श। तो ये कांग्रेस प्लस आदर्श। और एक बात ध्यान रखिएगा, यहां आदर्श में इनके अलायंस पार्टियां भी हैं, क्योंकि इनकी जो अलायंस पार्टियां हैं, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे सुहेल देव राजभर पार्टी हो, चाहे अपना दल हो, चाहे जयंत चौधरी का रालोद हो, चाहे नीतीश कुमार का जेडीयू हो, चिराग पासवान का रामविलास लोक जनशक्ति पार्टी हो, या कि जीतन राम मांझी का जो हम है हिंदुस्तान अवामी दल हो, ये जितने भी इनके घटक दल हैं एनडीए में, वे भी धर्म की राजनीति नहीं करते, वो तो इन पे छोड़ते हैं। लेकिन जात की राजनीति में 15-85 वे भी कहते हैं। तो जो कुछ भी यहां पर होता है, यहां क्या कहा जाता है? यही सबका लूट के लेकर बैठे हैं, छीनो मारो, देश से भगा दो, ये तो बाहरी है, विदेशी है, भागा दो। और क्या? तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो, भूरा बाल साफ करो। बाप रे बाप। अब आप बताइए कि यहां पर 80% असुरक्षित हैं इनके नारे के हिसाब से, और इनके नारे में कहते हैं कि इस 15% को असुरक्षित कर दो। तो आप बताइए दोस्तों कि ज्यादा सुरक्षा की जरूरत इनको है कि इनको है? कान खोलकर सुनिए और आंख खोलकर देखिए, और फिर दिमाग से सोचिए कि इस भारत में सबसे ज्यादा सुरक्षा की, संरक्षण की जरूरत किसको है, और उसको किस रूप में सुरक्षित होने की जरूरत है। अगर हम इस 20 को यहां 85 में से निकाल दें, -20 कर दें, तो भी ये 65 बच रहा है। जब इस 65 पर ये 20 हमला कर रहा है, तो हम इसके साथ जुड़कर 80 बनकर बदला नहीं ले रहे हैं, हम तो कर रहे हैं डबल इंजन की, ताकि सुरक्षा मिल जाए। लेकिन जब ये 65 हमारे पर हमला कर रहा है, तो इनके मुताबिक ये तो हमारे पर भी हमला ही करता है। तो 15 पर हमला कौन कर रहा है? 85। 15 पर हमला किसका? 85 का। और ऐसा नहीं है कि हवा में है, बिहार में ऐसा हुआ था। कश्मीर में कश्मीरी पंडित काटकर भगाए गए, मार दिए गए।
तो ऐसा भी नहीं है कि ये जो नारे लग रहे हैं केवल हवा हवाई हैं। अभी एक वीडियो आया है आप सबके बीच में, वो कह रहा है कि हम लोग पहले पूरे के पूरे 15 पर एक बार में हमला करते थे तो सही नहीं था, अब हमने बांट दिया है, पहले ब्राह्मणों को काटेंगे ऐसे। और वहां अंबेडकरवादी ये बात कह रहा है, बाम सेफ का एजेंट। इधर भाजपा का सांसद कह रहा है कि ब्राह्मण तो रावण है, ये सब पत्नी चुराए थे। तो जरा सोच लीजिए कि ब्राह्मणों पर ब्राह्मण के नाते हमला कौन करवा रहा है? इसका सांसद भाजपा का एमपी करवा रहा है हमला। तो तब ब्राह्मण हिंदू के नाते सुरक्षित हो रहा है कि सवर्ण के नाते? यह सोचने की अब जरूरत आ गई है। और यही बात जब मैं कर रहा हूं तो कुछ तमाम ब्राह्मण जिनकी बुद्धि इतनी जागृत नहीं है कि इन दोनों के अंतर को समझ पाए, वो फौरन कह रहे हैं तो ब्राह्मण को मुसलमान नहीं मार रहा है। अरे भाई, मुसलमान अगर ब्राह्मण को मार रहा है तो सत्ता में रख दिए हो ना, अब इससे ज्यादा क्या कर लोगे बता दो? इतने ताकतवर सत्ता दे दिए हो कि उनके कहने से युद्ध रुक जाता है। फिर यहां कैसे कोई मुसलमान मार रहा होगा? इस सरकार को अपमान करने वाला बयान है। हिंदुओं की सरकार है, हिंदू सुरक्षा के नाम पर आई है, फिर क्या किसी मुसलमान की जरूरत है जो किसी ब्राह्मण को सता दे? ना, ये सरकार को बदनाम करने की चाल हो सकती है, ये मोदी विरोधियों की सब चाल रहती है। लेकिन हुजूर, जो ये हमला होता है इससे सुरक्षा की गारंटी मोदी नहीं देते हैं। तो इस सुरक्षा और असुरक्षा पर चर्चा कौन करेगा? 1585 का नारा 90 में लगा था और उसके बाद 15 वर्षों तक बिहार में जंगल राज चला। क्यों जंगल राज चला? क्योंकि वहां नफरत सबसे ज्यादा थी। सत्ता में कौन था? लालू प्रसाद यादव। तो क्या हुआ? सवर्णों का जो कत्लेआम हुआ यादवों ने किया? नहीं, यादव ने नहीं किया। यादव तो सत्ता में थे, सरकार का प्रयोग नहीं किए। काम तमाम तो और नीचे वाली जातियों ने किया था, और उसको हम जंगल राज कहते हैं। और आज तो इनके काल में क्षत्रिय सहित से सभी जातियों को ब्राह्मणों के खिलाफ भड़काया जा रहा है, खड़ा किया जा रहा है। तो हमसे ये कहते थे कि 20% इतना खतरनाक है कि तुम 80% होकर भी सुरक्षित नहीं हो, सरकार बनवा दो। और जब इस सरकार ने ही हमको यहां 15 में से भी 3 को बांट के अलग करके असुरक्षा का वातावरण पैदा किया है, तो हम चाहे बाभन के रूप में मरे या हिंदू के रूप में, हमारे तो बच्चे अनाथ होंगे ना। नहीं, या तो कह दो कि मगरमच्छ और शेर की लड़ाई है कि मेमने को कौन खाएगा, इसलिए जब वह पानी में कूद जाता है तो शेर भी कूद करके बचा रहे कि कहीं डूब न जाए। या जब उसको किनारे पर शेर दबोच लेते हैं तो मगरमच्छ निकल करके खींच कर लाता है कहीं शेर खा न जाए। कुछ इसी तरह की सुरक्षा हमारी करवा रही है ना सरकारी। तो इस नाते अब समय आ गया है कि आप जांच लीजिए कि भाजपा 20% के खतरे से 80% को बचाने के लिए बहुमत की मांग करती है। कहती है सरकार में रहोगे तभी इनसे बच पाओगे, अन्यथा नहीं बच पाओगे। यानी ये 4 आदमी मिलकर भी खुद से एक आदमी से सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। इसके लिए सरकार चाहिए, सरकार का तोपखाना चाहिए, सेना चाहिए, गोला बारूद चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, एविएशन चाहिए, तब जाके 20% से सुरक्षित हो पाओगे। सरकार ये कहती है। उसके बाद भी पुलवामा घट जाता है, पहलगाम हो जाता है। सही बात है, खतरा बहुत ज्यादा है। ये अलग बात है कि इन्हीं का समर्थन था, कश्मीर में ब्राह्मण काट दिए गए थे, यानी नहीं भी बच पाएंगे। गारंटी नहीं है कि इस उपाय से भी बच पाए, इतने ताकतवर ही हैं। इसीलिए कहते हैं थोड़ा और सहयोग करो, खुद से भी लाठी डंडे लेकर चलो। तो हमको तो लाठी डंडा पकड़ा रहे हो, इनको पकड़ा दिए हो SC ST एक्ट कि अगर ये लाठी डंडा लेकर अपने खेत में गए तो तुम जाके इनको गाली बको कि तुम खेत में क्यों आ गए लाठी डंडा लेकर। अब बिना लाठी डंडे के आ गए तब तो फिर पीट के वो साथ दो, इसके बाद SC ST लगा दो और तब ये मौन तमाशा देखेंगे। नहीं नहीं, हिंदू के पर खतरा थोड़ी है, हम तो हिंदू की सुरक्षा की गारंटी लिए। क्या ब्राह्मण को चमार बोल रहा था? अरे बभना, शोषक रहे हैं ये लोग, सदियों से शोषण किए हैं। अरे जिसके साथ शोषण हुआ वो बदला तो लेगा ही, मौका पाएगा तो। ये देश का प्रधानमंत्री बोलता है।
और यही बात वाम सेफ के मंचों से, वाम सेफ के अभियानों से गांव गांव में करी जाती है। तो आप अंबेडकरवाद और जय श्री राम को एक दूसरे के अपोजिट देख रहे हैं राजनीति में, लेकिन है नहीं किसके संदर्भ में, इनके संदर्भ में। ये यहां हो करके भी जब इनके 65% के निशाने पर, इनके हिसाब से 65% हमारे खिलाफ नहीं है, हमारे खिलाफ तो ये कुछ राजनेता और 2-3% उनके बहकावे में आए लोग हैं। लेकिन ये जो गढ़ रहे हैं नैरेटिव, उस नैरेटिव में आप पर खतरा है। अब आप ये मत कहिएगा कि 2-3% है तो खतरा ही कैसे है। 2-3% लोग जब नफरत से भर जाते हैं, क्रूरता से भरे रहते हैं, बिलबिला रहे होते हैं, बदले की भाव उनके मन में उबाल मार रही होती है, और उसी समय अगर सरकार का संरक्षण मिल जाए और हाथ में हथियार मिल जाए तो 3% जो है 30%, 35% आबादी पर भारी पड़ जाते हैं। क्योंकि अगले में ममता होती है, अगले में मानवता होती है, अगले में असतर्कता होती है। वो नहीं सोचता कि अपने ही लोग ऐसा कर सकते हैं क्या, और जब तक वो सोचेगा तब तक काम तमाम हो गया होता है। इसी नाते जब तक रणवीर सेना बिहार में बनी तब तक 3-4 गांव में भूमिहार लोग काट दिए गए थे, छत्री लोग काट दिए गए थे। तो जब सतर्क होंगे तब ना, जब तक सरकार पर भरोसा कर रहे थे, समाज पर भरोसा कर रहे थे तब तक। तो ये सरकार इस मुद्दे पर मौन है। अब आप कहेंगे कि ये कहां से मैं कह रहा हूं, तो पहले आपने दोनों राजनीति को देखा कि बीजेपी की सत्ता 20% से 80% को सुरक्षा दिलाने के लिए सरकार मांग करके सरकार में आने की है, जबकि अदर की सत्ता जो है वो 85% को 15 पर भड़काती है, नफरत करवाती, इनसे खतरा नहीं बताती है, कहती इनसे छीनो, इनको मारो, इनको भगाओ, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो, जूते 4, ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी, ब्राह्मण बनिया भागो, ब्राह्मण विदेशी हम सब मूल निवासी, जैसे अंग्रेज भगाए गए वैसे भगाए जाओगे सवर्णों। ये नारे यहां लगते हैं। यानी ये तो कहते हैं कि इनसे डर है, सुरक्षित हो जाओ, और ये कहते हैं कि इनको डराओ। तो अब जरा बताइए कि इस देश में ज्यादा खतरे में कौन है मेरे भाइयों। यहां अगर सरकार नहीं भी होगी तो कम से कम 1 पर 4 तो होंगे, अगर इस खतरे को यथार्थ मान लिया जाए। ये राजनीतिक जुगलबंदी, जुमला, झूठ, नफरती, फर्जी बात न माना जाए, मान लिया जाए यथार्थ है, तो भी यहां अगर सरकार कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, तो 1 पर 4 तो हैं। और यहां भी अगर इसको सच मान लिया जाए, कुछ भी झूठ फरेब न माना जाए, तो जो नेता ये कर रहे हैं वहां 1 पर कितने हैं, ये होगा 3, 5 से भाग देंगे तो, और ये होगा 17। तो अगर हम इसको 1 करें तो ये 6, लगभग 1 आदमी पे 6 आदमी है। 6 आदमी को लगाया जा रहा, हमला करो, मारो। यहां इनसे मारने के लिए नहीं कहा जाता है, इससे बचो कहा जा रहा है, और यहां मारो कहा जा रहा, भगाओ कहा जा रहा है। अब आप बताइए कि इस देश में सबसे ज्यादा संरक्षण की जरूरत किसको है मेरे भाई। लेकिन सवर्णों की आंख बंद है। अब उनको लग रहा कि नहीं नहीं ये तो सब झूठ है। तो चलिए सच क्या है आइए दिखाते हैं, सरकारी आंकड़े। हमने यहां लिखा है, भाजपा ने सवर्णों को ऐसे दिया धोखा, मुसलमानों से भिड़ाकर बहुजनों के सामने परोसा। भिड़ाकर मैंने क्यों कहा, भिड़ाकर मैंने इसलिए कहा कि इनसे जब कहे थे कि इनके खिलाफ सरकार बनाओ, तो इनके खिलाफ जितने नारे, मुहावरे, कार्टून बने, वो सब बनाने वालों में 80% में सबसे बड़ा हिस्सा इन्हीं लोगों का था। इनको लगता था कि नहीं, क्योंकि धर्म के रक्षक हैं, राष्ट्र का स्वामी समझते हैं अपने आप को, तो राष्ट्र प्रहरी समझते हैं अपने आप को, तो राष्ट्रवाद के एकदम पुरोधा समझते हैं। इस नाते इनको जब कह दिया गया कि इससे राष्ट्र को खतरा है, धर्म को खतरा है, समाज को खतरा है, चल गए। देखिए यहां खतरा राष्ट्र को है, यही बताया जाता है। यहां खतरा विदेशियों को है। अब विदेशी का कोई राष्ट्र नहीं होता, तो खुद सवर्ण भी अपने को स्वदेशी नहीं कह रहा है। और वे इस नारे पर क्या करता है, अनसुना कर देता है, विदेशी कह रहा है। नहीं, हम तो राष्ट्रवाद के लिए लड़ रहे हैं ना। अरे राष्ट्रवाद के लिए तुम इसके खिलाफ लड़ रहे हो, जिसके प्रोटेक्शन के लिए लड़ रहे हो, उन्हीं में से 65% तुम्हारे खिलाफ यहां ललकारे जा रहे हैं। इनके नेता ललकार रहे हैं, जनता नहीं भड़क रही, लेकिन नेता ललकार रहे हैं। और उन नेताओं में इनके सांसद भी हैं, खुद प्रधानमंत्री हैं।
और जब प्रधानमंत्री होकर के ये बात कहते हैं कि नहीं बदला तो लेगा ही, तो जनता तो बाद में लेगी, सरकार पहले ही ले रही है। ये कुछ नए नए आंकड़े दिखाते हैं, फिर बताते हैं कि असुरक्षित आप किस रूप में ज्यादा है। ये उड़ीसा में रिजर्वेशन बढ़ा है, और जिसको सरकार रिजर्वेशन कहती है वह वास्तव में अन्य वर्गों पर प्रतिबंध होता है, अन्य वर्गों पर प्रतिबंध होता है। अच्छा एक बात बताइए, अगर सरकार को यह है कि नहीं 200 ही डॉक्टर चाहिए, 200 डॉक्टर, कितने डॉक्टर चाहिए? सरकार को 200 डीएम चाहिए। देखिए सरकार कैसे हमारा शोषण कर रही है। सरकार को कितने डीएम चाहिए? चलिए मान लिया 200 चाहिए, तो भैया अगर आपको 200 ही डीएम चाहिए था, ठीक है, आपको 200 लोग चाहिए, तो ये क्या करते हैं, नहीं सब फार्म भरो, सब इन 200 में से कह देंगे कि सवर्ण समाज के सामान्य वर्ग के 50 लोग, ठीक, चलिए 100 लोग, 50 लोग, 50%, 100 लोग कह देते हैं। लेकिन जब स्कूल में पढ़ने जाएंगे तो नहीं कहेंगे कि ऐसा करिए कि काहे को फीस भर रहे हैं भाई, आप में से तो इतने लिया जाएगा, सारे लोग क्यों पढ़ रहे हैं। जबकि दूसरे तरफ पढ़ने वालों की संख्या कम भी है, तब भी उनको ये नहीं कहेंगे कि पढ़ा क्यों नहीं, कम लोग ही अभी आए, थोड़ा आने दो, इनको रोक देंगे, फीस पूरी वसूली के डिप्रेशन में पूरा गए और उनको अवसर उधर से दे रहे हैं। तो पहला काम इन्होंने किया, उड़ीसा में रिजर्वेशन लगाया, मेरिट बनाम रिजर्वेशन, यानी मेरिट पर प्रतिबंध। एसटी कम्युनिटी का रिजर्वेशन जो पहले 12% था उसको बढ़ा करके 22.5% किया गया है। किसने किया? हिंदुओं को सुरक्षित रखने वाली सरकार ने। किसका छीना? मुसलमानों का नहीं। आप कहेंगे जिसकी जितनी संख्या भारी, तो पहले 50 साल का मौका दो, क्योंकि 1975 से आबादी कम करवाने के नारे लगवाए हो, और जब कम करवाने के नारे लगवाए तो कम ज्यादा किसने किया? तो अब अगले 50 साल का पहले मौका दो, फिर जिसकी जितनी संख्या भारी गिनना, और तब तक उधर प्रतिबंध लगवा दो जो नहीं माने थे। पहले कहे थे कि इधर दक्षिण की तरफ दौड़ना है, या जब दौड़कर हम सबसे आगे निकल गए तो बोले नहीं नहीं वो तो इधर दौड़ना था, बस उल्टे घूम के दौड़ना शुरू कर दो, जो आगे तो जीत गया। ये कौन सा तरीका है? जनसंख्या कम करने की नीति सरकार की थी, और देश के फायदे के लिए उसको बताया गया था, समझाया गया था लोगों को कि देश का फायदा होगा, और आप उसी नीति के पालन करने वालों को सजा देने की बात कर रहे हो। जिसकी जितनी संख्या भारी, और जिसकी मतलब किसकी? जातियों की। कहां संविधान में लिखा है कि जाति आधारित न्याय होगा? कहां संविधान में लिखा है कि जाति समानता होगी? व्यक्ति की समानता और व्यक्ति आधारित न्याय की बात की गई है। और जब व्यक्ति आधारित न्याय की बात की गई है तो किसी जाति का ही यहां डीएम हो, ये कहीं लिखा नहीं है। किसी भी जाति का जो सुयोग्यतम व्यक्ति होगा वो डीएम बनेगा, यही संविधान कहता है। और जो रिप्रेजेंटेशन की गारंटी की गई है वो न्यूनतम होती है। और आपने क्या किया? 22.5% आबादी को 22.5% रिजर्वेशन कर दिया। यह रिप्रेजेंटेशन के सिद्धांत के खिलाफ है, यह देश को बांटने वाली बात है। एससी को जो 17% के आसपास है, 16.25% आपने रिजर्व कर दिया। यह पूरा उस वर्ग के आबादी के अनुपात में उनको दे दिया। तो जब इसी तर्ज पर चले तो 50% का दायरा पूरा करना था, तो ओबीसी जिसकी आबादी यहां 39.31% है, अब इसके लिए इनके पास जितना बचा, कितना बचा? 11.25, उतना इसको दे दिया। वो जैसे लोग पशु को चारा डालते हैं, पशु को चारा डालने जा रहे हैं, अब इतना ही चारा उनके पास है, तो आगे जो पशु पड़ा उसको उठा के आधा डाल दिए, फिर देखे कि अच्छा अभी तो 5 हैं, तो उसके बाद वाले को चौथाई डाल दिए, अब बचा चौथाई। अब पशु कितने बचे? 3, 2 पशुओं में 3 चौथाई डाल दिए, तो आगे कहते तो एक उसको दे दिए, एक इसको पकड़ा दिया, खत्म। पीछे वाला तो ऐसे ही घूर रहा है, कभी आया नहीं। कुछ लोग ऐसे पशुओं को खिलाते हैं, मैं पशुपालक रहा हूं, तो बहुत से लोग अपने पशुओं को इसी तरह खिला देते हैं, आगे जो पड़ा उसको ज्यादा, और जाते जाते बर्तन से ठोंक देते हैं। ये उसी तरह से नहीं है। इस वर्ग को पूरी आबादी के बराबर रिजर्वेशन, यानी इनके बराबर की सीट पर शेष पर प्रतिबंध। इस वर्ग को इनकी पूरी आबादी के बराबर रिजर्वेशन, यानी इनके आबादी के अनुपात में शेष पर प्रतिबंध। इनकी आबादी इतनी, लेकिन अब इनको दे पाए इतना। एक और अंतर इसमें जो क्रीमी लेयर होगा वो छटेगा, यहां जो डीएम, एसपी, कलेक्टर, गवर्नर सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। ये इनके डीएम, एसपी, कलेक्टर, गवर्नर को मिलता है, इसीलिए वो दबाव डाल के कहते हैं कि सबको दो। और यहां सवर्णों पर हमला होता है, ध्यान दीजिएगा,
यहां इन पर हमला होता है तो इनके जो अधिकारी मंत्री बैठे हैं वो कहते हैं ऐसा कि तुम अपने वालों को दे दो, हमारे वालों को मत देना, हम भी नहीं बोलेंगे, लेकिन हमको भी यहां रहने दो। कितने दिन रहोगे? कितने दिन रहोगे? वो अपनी जनता को केवल दिलाते ही नहीं है, जनता को भड़काते हैं। तो जब जनता ही भड़क जाएगी तो जनता गिन किसको रही है? पीडीए का नारा जब समाजवादी पार्टी ने लगाया था तो सबसे पहले जो नाम गिना था राज्यसभा के सांसद के तौर पर प्रत्याशी बनने पर, वो जया बच्चन का नाम था कि ये तो पीडीए में नहीं, इनको टिकट क्यों मिल रहा है राज्यसभा का? अखिलेश यादव को बोली नहीं निकल पा रही थी। वही जनता सवाल पूछ रहे थे जिसको पीडीए कह करके जोड़ना चाह रहे थे। तो जब ये नेता अपने जनता को भड़का रहे हैं इनके खिलाफ, तो यहां के जो नेता इस समाज के हैं उन्हीं की गिनती करके भड़काया जाता है, उन्हीं अधिकारियों को गिना के भड़काया जाता है। तो जो गरीब जनता है वो तो लड़ जा रही है अपने में, जो इनके अधिकारी हैं, मंत्री हैं, नेता वो मलाई काट रहे हैं। लेकिन अब ये जनता जो इस समाज से जाकर के सांसद, विधायक, मंत्री और गवर्नर बन के बैठे उन पर भी सवाल करने लगी है। तो कुछ ही दिन के बाद समझ में आ जाएगा। अभी तो थोड़ी बहुत आवाज ब्रजभूषण शरण सिंह जी उठा रहे हैं, शायद वो कुछ समझ गए हो। नहीं, कलराज मिश्रा के उठाने पर मैं नहीं कह पाऊंगा, पता नहीं समय बदला, यह देखकर उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि उनको बड़ा लंबा समय था उठाने का। उनको तब उठाना चाहिए था जब राजा भैया के घर में उनकी समर्थन देने वाली पार्टी थी, भाजपा के समर्थन से बीएसपी बैठी थी और छापा पर छापा मार रही थी, सिर्फ उस समाज को टारगेट करने के लिए। तब कलराज मिश्रा को और कल्याण सिंह को, राजनाथ सिंह को, इन लोगों को तब बोलना चाहिए था। लालजी टंडन को तब बोलना चाहिए था कि भाई समर्थन तो हमने दिया है और हमारे पार्टी के समर्थक हैं और आप ऐसे क्यों कर रहे हो? कुछ लोग कहते हैं कि उन पर तो वो था, फलाना था, ढमका था, उन पर था। मायावती जी कह सकती हैं कि उनके शासनकाल में एससी एसटी के जितने केस दर्ज हुए सब बेगुनाहों पर हुए हमले के बदले में ही दर्ज हुए, और जिन पर दर्ज हुए सब अपराधी थे। कह सकती हैं क्या? वो जिस समाज का नेतृत्व करती हैं, जब उसको भी एक औजार मिला उसका दुरुपयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो एक तरफा बात नहीं हो सकती, बात सबके लिए होगी। गांव गांव में घूमकर जातिगत नफरत के भाषण कौन दे रहा है वर्तमान में? तो साथियों, ये देखिए कि 20% का डर दिखाकर हमको यहां रखती है भाजपा, फिर हमको यहां भी खड़ा करके डराती है। इसका सांसद कहता है साक्षी महाराज कि देख लेना 10% हो, 90 वाले आएंगे तो कहां जाओगे। यहां तक कि जो हिंदू के नाम पर साधु संत बने हुए हैं वे भी हमको धमका रहे हैं। तो धर्म पर भी कब्जा, सत्ता पर कब्जा, संविधान पर भी राव को फेंक दिया, कब्जा कर ही लिया। आगे चलिए देखते हैं। तो ये जिसको आप रिजर्वेशन कह रहे हैं, रिजर्वेशन नहीं, प्रतिबंध है। क्या यहां कहीं ईडब्ल्यूएस को है? मिला नहीं। घंटा है ईडब्ल्यूएस के लिए, पता लगा लीजिए। छत्तीसगढ़ में ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लागू है, महाराष्ट्र में लागू है, पता लगाइएगा। उड़ीसा में लागू किया, आपको क्या लग रहा है? थोड़ा दृष्टि डालिए। हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करने वाले सत्ता में आते ही एससी एसटी एक्ट को 2015 में 2.5 गुना बढ़ाए, फिर 2016 में शिकायत करने वालों को पैसे देने का प्रावधान कर दिए। जब ये सारी खामियों की वजह से कई लोग बेगुनाह लोग फंस गए, लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ये तो कानून गलत बना है, इसमें फला फला प्रोविजंस गलत है, इस नाते ऐसे ऐसे किया जाए। तो शाहबानो बेगम के निर्णय को पलटने के लिए कांग्रेसियों ने जो पाप किया था, उस पाप को संसद में रोज गिनाने वाले नरेंद्र मोदी आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदल करके वही पाप दोहरा लिए। लेकिन इसमें नरेंद्र मोदी की कोई गलती नहीं है। जिस जनरल और ओबीसी समाज के खिलाफ वो कानून बना है, उसने कभी माना ही नहीं कि यह गलत हो रहा है, संविधान के खिलाफ हो रहा है। उसने कहा वाह मोदी जी वाह, इसमें भी शायद सुरक्षित करने का कोई ना कोई आपके दिमाग में उपाय होगा। अरे जब किए हैं तो कुछ सोचकर ही किए होंगे। और सच बात तो यह कि बहुतों को तो खबर ही नहीं है, बहुतों को खबर नहीं है कि 2015-16 में ऐसा कानून बना है, संसद में बना। क्योंकि इन कानूनों के बनने का कहीं कोई अखबार में और टेलीविजन में चर्चा नहीं हुई। और ये चाणक्यवंशी तथा कथित जो हो गए हैं, ये यही अखबार और वही टेलीविजन देखते रहते हैं, जिसमें वो खबर दिखाई जाती है जो उनको गुड फील गुड कराए।
और मंचों से, सोशल मीडिया से वो वाली खबर भेजी जाती है जो दूसरे वर्ग तक पहुंच जाए। इतनी साजिश करके सरकार में यह समाचार भेजे जाते हैं। तो पहला है, ऐसे दिया धोखा तो कैसे दिया धोखा कि देखिए रिजर्वेशन दे दिया ईडब्ल्यूएस को, कुछ नहीं, यानी जो पहले 20% था आज के एक हफ्ते पहले तक, अब वो 50% पहुंच गया। भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 50% अधिकतम सीमा है, तो इसका ये एक मतलब नहीं है कि वो 50% हर राज्य में लागू ही करेंगे। कुल आबादी का रेशियो भी देखेंगे और प्लस आबादी ही नहीं देखी जाती है, आप और भी बहुत कुछ देखते हैं। वो अधिकतम सीमा कही गई, उसका ये मतलब नहीं कि वो 50 तक कर ही दिया जाएगा। 50 में रेशियो क्या होगा ये भी तो देखा जाना चाहिए, है कोई रेशियो? तो ये 15% जिसको ये लोग कह रहे हैं है तो ज्यादा, लेकिन उसको निशाने पर लेकर पोलराइजेशन की साजिश है। दूसरा देखिए, मराठा समाज को 10% आरक्षण। यह आरक्षण जिसको ये लोग आरक्षण कहते हैं, वो जिसके लिए नहीं है उस पर प्रतिबंध है। आप ये जानिए, यह आरक्षण नहीं है, यह प्रतिबंध है। महिलाओं के लिए जो सीट रिजर्व होती है, पुरुषों के लिए वो प्रतिबंधित होती है। तो जिसको आप आरक्षण कहते हैं वो आरक्षण नहीं, प्रतिबंध है। और यह प्रतिबंध जन्म आधारित है, क्योंकि आपका जन्म वहां हुआ है, इसलिए आपको ये चीज नहीं मिलेगी। ये कहीं से भी संविधानवाद के अनुकूल है। और खतरा तो हमारे पर था, खतरा दोनों मान रहे हैं कि हमारे पर है। जरा देखिएगा, ये दोनों ही अपनी राजनीति से हमको खतरे में मान रहे हैं। ये कहता है कि 20% से खतरा है, 80% को इसमें हम हैं, और ये कहता है खतरे में डालो, भगाओ, मारो, काटो, तो यहां भी हम खतरे में हैं। और जो सबसे ज्यादा खतरे में है उसी के खिलाफ कानून दोनों मिलकर बना रहे हैं, क्योंकि संविधान में जितनी बार संशोधन होकर के ये प्रावधान किए जा रहे हैं, दोनों मिलकर करते हैं, दोनों। यानी इनके खिलाफ जब कानून बनता है तो इसका भी फुल सपोर्ट और इसका भी फुल सपोर्ट। और इतना ही नहीं है कि उसका इनिशिएशन यही करते हैं, यही इनिशिएशन भी कर रहे हैं, यानी आरंभ भी यही करते हैं। जब ये आरंभ करते हैं तो ये समर्थन करते हैं, जब ये आरंभ करते हैं तो ये समर्थन करते हैं, क्योंकि संविधान में संशोधन 2/3 बहुमत से होता है। और नरेंद्र मोदी के बारे में चाहे जितना बखान करिए, 2/3 बहुमत दोनों सदनों में भी नहीं हो पाया, कभी बहुमत हो पाया है, 2/3 बहुमत से भी बहुत दूर है। और अब तो आप पीछे चले गए। तो जितने बार संविधान संशोधन चाहे नरसिम्हा राव ने किया, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, चाहे राजीव गांधी ने किया, चाहे इंदिरा गांधी ने किया, चाहे जवाहरलाल नेहरू ने किया, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, इनके समय में दोनों सदनों में उनकी पार्टी का 2/3 बहुमत था। उन तीनों नेताओं के बाद जितने लोगों ने किया है, तो मैं फिर से कह दे रहा हूं, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, इन 4 नेताओं ने जितने भी संविधान में संशोधन किए हैं, उन सभी संशोधनों में भाजपा कांग्रेस दोनों ने एक पक्ष में होकर वोट दिया है। कभी आपने सोचा है कि इस समय मोदी सरकार जो 12 वर्षों से है, ये कौन से विधेयक लाई जिसमें कांग्रेस का भी समर्थन मिला? ये वे संशोधन हैं जो आप पर प्रतिबंध लगाने वाले हैं। आप कहेंगे ये कब हुआ? 2019 में। 2019 में अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया और लोकसभा विधानसभा में जो हमको चुनाव लड़ने पर 21-22% सीटों पर रोक दिया गया है, पूना पैक्ट के समय 1932 से, जिसको केवल 10 साल तक रोका गया था, उसको बढ़ा करके 1932 से देखेंगे तो लगभग 100 साल होने जा रहा है। और संविधान लागू होने से देखेंगे तो 2030 तक 80 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। तो 70 से 80 वर्ष तक बढ़ाने वाला कारनामा 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने संविधान संशोधन प्रस्तावित किया, जिसको सारे विपक्षी दलों ने बहुमत से पारित करवा दिया, 2/3 बहुमत से। और 2/3 बहुमत नहीं, ध्वनि मत से पारित हुआ। कितनों को खबर है? तो आइए सज्जनों, फिर से चलते हैं कि भाजपा ने दिया सवर्णों को धोखा और मुसलमानों से भिड़ाया और बहुजनों के सामने परोसा। आवाज अब आ रही है? तो देखिए, ये सरकार की योजना है, उत्तर प्रदेश सरकार की, डॉक्टर BR अंबेडकर मूर्ति विकास योजना मंजूर। और इसमें क्या किया गया है? इसमें सामाजिक न्याय के महापुरुषों के स्मारक का 403 करोड़ से विकास। सामाजिक न्याय के महापुरुष, और सामाजिक न्याय के नारे में ही ये 1585 का नारा चलता है।
ये सामाजिक न्याय का ही शिकार इनको बनाया जाता है, निशाने पर रखा जाता है। कहा जाता है कि सामाजिक अन्याय केवल यही किए हैं, और ऐसा नहीं है कि केवल ये पार्टियां करती हैं। यूजीसी कानून ला करके भाजपा ने भी साबित कर दिया कि यही विश्वास और नारा इनका भी है। यूजीसी कानून लाया, और अगर आपको उसको लेकर संदेह है कि ये लाए कि कोई और लाया, तो थोड़ा सा जान लीजिए कि SC/ST एक्ट में बदलाव करके 2.5 गुना किसने बढ़ाया था? वो तो बढ़ा हुआ है ना। झूठी शिकायत हो चाहे सच्ची, पैसा तुरंत देने की व्यवस्था किसने किया था? इसे सरकार ने किया था, नरेंद्र मोदी की सरकार ने। तो ध्यान दीजिएगा साथियों कि 1585 के ही नारे पर बीजेपी भी चल रही है। तो यहां जो 20% से खतरा दिखा करके सवर्णों से कहीं साथ दो, सवर्णों ने साथ दिया। जब सवर्णों ने साथ दिया तो जो अपोजिशन था वो पहले भाजपा पर हमला करता था। जब भाजपा पर हमला करता था तो यहां बैठे सवर्ण समाज के लोग एकदम ट्रोल आर्मी बन के बचाव कर रहे थे, खूब बचाव करते थे, और इतना जोर शोर से बचाव करते थे समाज के लोग कि ऐसा लगता था कि जो भाजपाई पेड मीडिया है, जो पैसे पर चलती है, वो भी समाज के नाते समर्थन कर रही है। तो यहां वाले कहते थे कि मीडिया में कौन सवर्ण, इसी नाते भाजपा का बचाव कर रहे हैं। प्रिंट मीडिया में कौन सवर्ण, इसी नाते उनका बचाव कर रहे हैं। लेकिन जब इन लोगों को लग गया कि भाजपा पर हमला करने से भाजपा का तो कुछ नहीं बिगड़ रहा है, तब इन लोगों ने चाल बदली और इन्होंने इस पर हमला करना शुरू कर दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद सवर्णों पर हमला होना शुरू हुआ, और उसके बाद फिर ब्राह्मणों पर हो रहा है। धर्म पर हमला होने लगा। उसके पहले भाजपा पर होता था, किसान के नाम पर, पहलवान के नाम पर, नौजवान के नाम पर होता था। लेकिन अब हमला सीधे हो गया सवर्ण और भाजपा पर, सवर्ण और ब्राह्मण पर। तो जब सवर्ण और ब्राह्मण पर इन्होंने हमला किया तो ये भाजपा इनको छोड़ दी, करने दो हमला, करने दो, कोई बात नहीं। यानी जब भाजपा पर अपोजिशन के लोग हमला कर रहे थे तो जो सवर्ण समाज भाजपा के रक्षा में, बचाव में जी जान से लगा हुआ था, अंधभक्त कहलाया। जब ये लोगों ने निशाना भाजपा पर से हटा के 15 पर ले जाकर साथ दिया, 15 उनके हिसाब से, 15 मैं उन्हीं के हिसाब से बात कर रहा हूं। तो जब इन लोगों ने निशाना भाजपा से हटा करके सवर्णों पर साथ दिया तो भाजपा ने कहा इसमें क्या दिक्कत है, करने दो, उन पे कर रहे हैं ना। और तब फौरन भाजपा ने इनकी राजनीति शुरू कर दी, और इनकी जब राजनीति शुरू की है तब आपको दिख रहा है ये सब। लेकिन क्या भाजपा ने अभी ये राजनीति शुरू की है? अगर अभी शुरू की है तो 2015 में SC/ST एक्ट कैसे बढ़ा दिया था? तो आपको खबर ही नहीं। 2016 में फिर बदलाव किया, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदल करके 2018 में बदलाव किया, समय समय पर प्रतिबंध बढ़ाया। यह सब कैसे हो रहा था? यानी आप भाजपा को हिंदुओं के नाम पर बड़ी पार्टी समझ करके साथ दे रहे थे, मुसलमानों से बचाओ देश को, इसके लिए देश बचा रहे थे, और वो आपके खिलाफ जो विरोधी पक्ष का नारा है 15 बनाम 85 का, उनमें से 85 के लिए काम कर रही थी, 85 के लिए नहीं कर रही थी, लेकिन क्योंकि उन नारे में वही फिट बैठ रहे हैं तो उनके लिए काम कर रही थी। और जैसे ही उन्होंने आप पर हमला बोला तो भाजपा ने कहा सवर्ण हो, हमको अब हिंदू नहीं चाहिए, भगो, अब हमको हिंदू नहीं चाहिए, तुम तो सवर्ण हो, हिंदू थोड़ी चाहिए, सवर्ण नहीं चाहिए, हम तो अब सामाजिक न्याय की बात करेंगे। आप कह रहे हैं ये कहां से बात आ गई? ये देखिए अखबार की खबर, मंत्रियों के साथ की खबर, सामाजिक न्याय के महापुरुषों को, ये सामाजिक न्याय किसका नारा है? किसका नारा है? तो जब तक भाजपा पर हमला था तब तक सवर्ण समाज के लोग मुस्तैदी से राष्ट्र के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, धर्म के नाम पर भाजपा के बचाव में खड़े रहे। लेकिन जैसे ही अपोजिशन ने हमला भाजपा पर हटा करके सवर्ण की तरफ मोड़ दिया, भाजपा ने कहा ठीक है हमला करो, हम भी इधर ही आ जाते हैं। तो इस देश में सबसे ज्यादा खतरे में कौन? और फिर भी सवर्णों तुम अपने ही समस्याओं पर हो मौन। तुमसे ज्यादा तुम्हारे हितैषी साथी देख रहे हैं, परेशान हैं, बोल रहे हैं कि रात रात में गांवों में नफरत भरी जा रही है और आप सो रहे हो। तो आप इस रूप में इसको देखिए। और ये आपने देखा, ये योगी सरकार का एक कदम है सामाजिक न्याय के महापुरुषों का। ठीक है, अब कोई इसमें आएगा और कहेगा कि अरे आप नहीं जानते हैं ये अखिलेश के पीडीए को ध्वस्त करने के लिए है। हाँ तो ठीक है, तो अखिलेश के पीडीए को ध्वस्त करने के लिए मायावती के
सर्वजन को ध्वस्त करने के लिए, चंद्रशेखर आजाद रावण के असपा को ध्वस्त करने के लिए सवर्णों को गाली देना भी जरूरी हो सकता है, तो भी करेगी ना भाजपा। नहीं, पता नहीं वो लोग गाली दिए कि नहीं दिए, इनके मंत्री और सांसद देने लगे शुरू कर दिए। अरे खुद प्रधानमंत्री जी जब कह रहे हैं कि जिनके पुरखों का शोषण किया हो तो अवसर पाएंगे तो बदला लेंगे ही, अब इससे ज्यादा कुछ सुनना चाहते हैं क्या? हमें पता है कि मैं जो कुछ बोल रहा हूं मैं खतरे में हूं, लेकिन खतरे में तो हमारा पूरा समाज है। ये एक वीडियो सुनिएगा, जरा पहचानिए कौन नेता बोल रहा है। हमारी सरकार ने तय किया है, हमारी सरकार ने तय किया है 14 अप्रैल को भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पावन जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी और भारतीय जनता पार्टी अपने अपने बूथ स्तर पर जहां कहीं भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां होंगी, उनके पार्क होंगे, 13 तारीख को स्वच्छता का एक विशेष अभियान उसके आसपास करवाना और 14 अप्रैल को वहां पर जाकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि के बड़े कार्यक्रम के साथ जुड़ना। अभी आगे सुना रहे हैं, समझ में आया कि बीएन राव को संविधान निर्माता होने का हक देने के बीच में राह में रोड़ा बनकर कौन खड़े हैं? कौन खड़े हैं? तभी डंके की चोट पर बीएन राव के खिलाफ कहा जाता हो तो चपरासी था, चाय पिलाने वाला था, और कोई एक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये कहने वाला उनको ब्राह्मण समझकर कहता है, हिंदू समझकर थोड़ी कहता है। तो ब्राह्मण अगर हिंदू के नाते असुरक्षित है तब तो ये आएंगे, नहीं तब भी नहीं आ रहे हैं। लोगों को शुगर पालकर अपना बचाव करना पड़ रहा है। लेकिन अगर ब्राह्मण के नाते असुरक्षित है तो ये नहीं आएंगे, बल्कि उधर चले जाएंगे। देखिएगा, आगे सुनिए। बीएन राव को कौन नहीं मान रहा? ये नहीं मान रहा है। ये सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए एक बड़ा कार्यक्रम होगा और सच सामाजिक न्याय के नाम पर सवर्णों के खिलाफ नफरत फैलाई जा सके, इसीलिए सामाजिक न्याय प्रणेता में सवर्ण समाज के जो महापुरुषों का नाम हटा दिया गया। मैं कांग्रेस का, वर्तमान समय की कांग्रेस का घोर आलोचक हूं, भाजपा से ज्यादा गुनहगार वो है। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के ब्राह्मण होने पर हमला किसने किया है? और सविता अंबेडकर को ब्राह्मण के बाद हत्यारे किसने बताया? एक भाजपाइयों ने किया, एक ब्राह्मण को बर्बाद कर दिया, और दूसरे ब्राह्मणी को बहुजन ने, बाम सेठ ने। इन दोनों के द्वारा जो कार्य किया गया उसको खत्म। बीएन राव के कार्य को खुद कांग्रेसी ढक दिए थे और बाद में लोग क्या कर रहे हैं देख लीजिए। यानी अगर सवर्ण समाज का कोई व्यक्ति कुछ किया है देश के लिए, उसको दफन करो जल्दी से करो, ताकि सामाजिक न्याय के शत्रु के रूप में सवर्णों को चित्रित किया जा सके। क्योंकि सामाजिक न्याय का मतलब ही है सवर्ण विरोधी मुहिम, और सवर्ण विरोधी मुहिम चलाने के लिए जरूरी है कोई सवर्ण समाज का व्यक्ति सामाजिक न्याय करने वाला दिखाई ही न दे। तो अगर अंबेडकर संविधान लिखने के कारण ही सामाजिक न्याय के प्रणेता हैं, तो योगी जी, बीएन राव जी नहीं है? उनके लिए आपके सरकार में कोई नाम नहीं है, कोई योजना नहीं है? तो आप बताइए कि सवर्ण महापुरुषों का अपमान कौन कर रहा है? सामाजिक न्याय से जुड़े सवर्ण महापुरुषों का अपमान कौन कर रहा है? तो इस देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित कौन है? आइए देखिए। इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के साथ ही सरकार ने तय किया है कि प्रदेश भर में जहां कहीं भी संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा होंगी, वहां पर प्रतिमा के ऊपर छत्र लगाने का काम, उनकी मूर्ति जहां स्थापित होगी वहां पर जो पार्क होगा उस पार्क की बाउंड्री वाल का निर्माण और उसके सुंदरीकरण का काम सरकार अपने पास ले रही है और उस कार्यक्रम का भी हम शुभारंभ करेंगे। हमारा दायित्व बनता है हम भारत के संविधान के शिल्पी को सम्मान दें। इसके अलावा जहां कहीं भी सदगुरु रविदास जी महाराज की प्रतिमाएं होंगी वहां पर भी सुंदरीकरण के कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। जहां कहीं भी रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमाएं होंगी वहां के सुंदरीकरण के कार्यक्रम और सुरक्षा के कार्यक्रम को भी सरकार लेकर के आगे बढ़ेगी।
ये बड़े कार्यक्रम को हमें हर एक बूथ पर आगे बढ़ाना है और उसकी फोटो लेकर के, सेल्फी लेकर के उसे अपलोड भी करना है, आगे बढ़ाना है। हर एक बूथ पर हम इस कार्य को देखेंगे और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी महापुरुषों का सम्मान करती है। भारतीय जनता पार्टी अपने संस्थापकों के मूल्य और आदर्शों के प्रति, पार्टी के मूल्य और आदर्शों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है और इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी आज भारत ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, क्योंकि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने लिए नहीं देश के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है और समाज और राष्ट्र के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आज गोरखपुर में भी उन नींव के पत्थरों को यहां पर स्मरण किया गया, उन्हें सम्मानित किया गया। सुन लिया साथियों आपने, सरकार की योजना है, कोई बात नहीं। 9 अक्टूबर को कांसीराम पुण्यतिथि के अवसर पर बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती जी ने भी कहा था कि हम योगी सरकार का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बहुजन समाज के महापुरुषों के स्मारकों का अच्छे से देख रख किया है। ठीक है, एक दूसरे के महापुरुषों का आदर करना तो ठीक है, लेकिन सवर्ण महापुरुषों को उपेक्षित कर देना, क्या योगी जी को यह खबर नहीं है कि BN राव संविधान के प्रथम निर्माता हैं, प्रथम ड्राफ्ट निर्माता हैं? क्या मोदी जी को पता नहीं है? और अगर वो पता नहीं है तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, महापुरुषों को खोज कर निकालना थोड़ी इन लोगों का काम है। उन महापुरुषों को पूछेंगे जिससे वोट बन रहा है। खैर, इतना आसान नहीं है कि कह दिया जाए कि सवर्ण महापुरुषों से कोई वोट नहीं बनता है। आप नहीं मान रहे इस नाते, तो क्या यहां भी सवर्ण नहीं आ सकता था? EWS नहीं आ सकता था? यहां भी नहीं आ सकता था? जिस मराठा समुदाय को आपने आरक्षण दिया है उस समुदाय की स्थिति क्या है, और सवर्ण समुदाय जिसको वहां कहते हैं उसकी स्थिति क्या है? यहां टिकट ही नहीं दिया, यहां क्या है? ये कौन सा सामाजिक न्याय है? और ये जो हमारे आस्था और जाति के खिलाफ, समाज के खिलाफ जहर उगलती नफरती किताबें छप रही हैं, ये रोकने की जिम्मेदारी उस बाबा साहब के संविधान में आपकी है कि नहीं योगी जी? यानी बाबा साहब को वहीं तक मानो जहां तक कि उनके नाम पर सवर्ण समाज पर आरोप लगाओ और उनके खिलाफ नफरत भड़काओ, और जब उस नफरत से चिंगारियां निकले, बारूद निकले, तो आंख मूंद लो, यही वो बारूद है। ये जो किताबें लिखी जा रही है जिसमें भगवान विष्णु को चालाक विष्णु नाम का ब्राह्मण कहा गया, हिरण्याकश्यप को मारने के नाते हिरण्याकश्यप को तो कुर्मी जात का बता दिया गया। अच्छा, कितने इनके दिमाग उल्टे पुल्टे हैं? नहीं, उल्टे पुल्टे नहीं, ये जानते हैं कि मतदाता वर्ग जो है वो बहुत गहरी बात नहीं सोचता। एक तरफ कहते हैं कि जाति ब्राह्मणों ने बनाई, और अभी ब्राह्मण आए हैं, भेड़ ही चरा रहे हैं, और उसके पहले ही इनका राजा एक जात का हो गया, कुर्मी हो गया। जरा सोचिए, ये कुर्मी क्यों कहेंगे? कुर्मी एक मार्शल और कृषक जाति है, उसका ब्राह्मणों से बहुत अच्छा संबंध है। कितना अच्छा संबंध इसको इससे देख सकते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार 20 साल से चली, उस समुदाय से ब्राह्मणों पे नफरत हो जाए, इसलिए इस तरह की रचनाएं लिखी जा रही है। ये लिखने वाले कौन? अम्बेडकरवादी, जो सामाजिक न्याय के नाम पर जहर घोल रहे हैं, और जो हिंदुत्व के नाम पर सबके रखवाले की जिम्मेदारी लिए वो आंख मूंद लेते हैं। मुंह ही नहीं लेते, जब मुंह खोल भी नफरत ही बोलते हैं। आपको मैंने कई दृष्टांत बता दिए। अब जरा देखिए, तो ये तमाम हमारे खिलाफ बातें लिखी है समाज में। ऐसे संभाजी को प्रतीक बनाकर ब्राह्मणों को नफरती बताकर के, हत्यारा बताकर के ब्राह्मण के खिलाफ वहां भी नफरत फैलाई जा रही है। इन किताबों पर रोक लगाने की जिसकी जिम्मेदारी है, वो यह जिम्मेदारी निभाने की बजाय उसी विचारक के नीचे जो जब नफरत फैल रही है उसी विचार को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो अब आप बताइए कि मैंने जो शीर्षक लगाया कि ब्राह्मणों को, सवर्णों को भाजपा ने दिया धोखा, मुसलमानों से भिड़ाया, बहुजनों के सामने परोसा। ये ठीक है कि अपने पुरुषार्थ से समाज अपनी रक्षा करेगा, लेकिन खतरे के नाम पर जो एक किया गया था, वह समाज जो सबसे ज्यादा उस एकजुटता में अपना प्रयास किया था, अपनी ऊर्जा लगाया था, उस समाज पर जब खतरा आया है तो जो एकजुटता का नारा लगा रहा था उसने उस समाज को किनारे लगा दिया। न केवल समाज को
बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी SC ST एक्ट और UTC में जो कानून लिखे हमारी पीढ़ियों के खिलाफ हैं, हमारे खिलाफ तो हैं, और हमारे महापुरुषों का भी कहीं कोई नाम और स्थान नहीं। तब इससे ज्यादा खोलकर खुल्लम खुल्ला कोई बात नहीं कही जा सकती जितना मैंने कर दिया। मेरे जीवन पर जो खतरा होगा देखा जाएगा। समाज को जगाने के लिए कुछ एक लोगों को तो पहले जागना होगा, फिर जिसको जो करना है कर ले, ये किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय परशुराम, जय परशुराम, जय संविधान, संविधान निर्माता श्री BN राव की।